आसाराम जी के बारे में क्या कहा जाए, उनका क्या होगा, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? क्या पुलिस सिर्फ पूछताछ करके उन्हें छोड़ देगी? उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा, इसके बारे में हम चर्चा करें। उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं कि आसाराम जी के बेटे का मन कितना बढ़ा हुआ है। उनका कहना है, आसाराम जी के बेटे का ये एक दावा है, उनका कहना है कि खुद आसाराम जी ने उनसे कहा है कि ऊंट निकल चुका है, अब तो सिर्फ पूंछ निकलना बाकी है। आप इसका मतलब खुद समझ सकते होंगे। आइए अब आपको जरा दिखाते हैं कि आसाराम जी के बेटे का क्या कहना है कि इस पूरे विवाद में कैसे आसाराम जी खुद अपने आप को बचता हुआ देख रहे हैं। देखिए पहले क्या कहा आसाराम जी के बेटे ने। कि ऊंट निकल गया, जरा सी पूंछ रह गई है, वह भी निकल जाएगी, ऐसा विशेष रूप से बोला है। और भगवान सबको का मंगल करे, सबका कल्याण करे। कि ऊंट निकल गया, जरा सी पूंछ रह गई है, वह भी निकल जाएगी, ऐसा विशेष रूप से बोला है। और भगवान सबको का मंगल करे, सबका कल्याण करे। तो उनकी कही बात हमने आपके सामने 2 बार इसलिए रखी ताकि अगर आप पहली बार मिस कर गए हो तो दूसरी बार जरा ध्यान देकर सुन लीजिए कि आसाराम बापू ने अपने ही बेटे को कहा है कि ऊंट निकल चुका है, अब जरा सी पूंछ रह गई है। जरा सोचिए, अभी तक पुलिस उनके दरवाजे तक पहुंची भी नहीं है। 4 दिन की मोहलत उन्हें पहले ही दी जा चुकी है। आरोप साबित करने की बात लगातार उनके तमाम पक्षधर करते चले आ रहे हैं। पुलिस अब उनसे पूछताछ करने के लिए भोपाल पहुंचने की बात कह रही है, लेकिन आसाराम जी का यह मानना है कि ऊंट निकल चुका है, पूंछ बाकी है। यानी कि इस पूरे विवाद को उन्होंने अपने हिसाब से सही कर लिया है, कम से कम ऐसा प्रतीत होता है। और आइए अब आपको हम दिखाते हैं कि इस पूरे मामले में दरअसल क्या हो रहा है। सवाल आज यहां यह खड़ा हम करना चाहते हैं कि क्या आसाराम की गिरफ्तारी होगी एक ऐसे अपराध में जहां एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने का उनके ऊपर अपराध लगा है, उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया है जो कि अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। इसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी 15 अगस्त की यह घटना है, आज तक 30 तारीख तक नहीं हो सकी है। 15 दिनों बाद भी उनसे पूछताछ भी नहीं हुई है और पुलिस ये कह रही है कि वो अभी पहुंच रही है, रवाना हो चुकी है। आखिरकार इतनी मोहलत क्यों दी जा रही है आसाराम जी को? क्या वो कानून के बहुत ऊपर है? क्या आम आदमी के साथ, क्या आपके साथ अगर इस तरह का कोई आरोप लगा होता तो क्या आपको इसी तरीके से छूट दी जाती? अगर नहीं तो ऐसा क्या है आसाराम जी में जो उन्हें बार बार इतनी मोहलत दी जा रही है? और उनके बेटे यह कहते हैं कि आसाराम जी का दावा है ऊंट निकल गया है, पूंछ बाकी है। संगीन इल्जामों में फंसे आसाराम की गिरफ्तारी कब होगी, ये सवाल सारा देश पूछ रहा है। नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की घटना को 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक आसाराम को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई है। वो भी तब जब मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि हो चुकी है। पुलिस ने आसाराम को 30 अगस्त तक हाजिर होने का सम्मन जारी किया था, लेकिन आसाराम की गिरफ्तारी होगी ऐसे कोई संकेत फिलहाल नहीं मिल रहे हैं। आसाराम बापू को आज तक का समय दिया गया था इन्वेस्टिगेशन के लिए उपस्थित होने के लिए। आज हम ये उम्मीद करते हैं कि वो आज में वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने पेश होंगे। अगर वो पेश नहीं होते हैं तो जब स्थिति ऐसी बनेगी कि वो पेश नहीं हुए तो हम अग्रिम निर्णय करेंगे। पुलिस के बयान से बेशक लग रहा है कि आसाराम को कोई मोहलत नहीं दी जाएगी, लेकिन ऐसे भी लक्षण नहीं मिल रहे कि आसाराम पर शिकंजा कसा जा सकता है। पुलिस का कहना है कि वो आज रात 12 बजे तक आसाराम के हाजिर होने का इंतजार करेगी, लेकिन उनको किसी तरह की राहत नहीं दी जाएगी। कल उनके किसी रिश्तेदार की डेथ हुई है तो उनका अंतिम संस्कार कल कर दिया गया, इसलिए कोई ऐसा कोई आधार नहीं है कि उसी कारण को लेके उनको फर्दर समय दिया जावे। इस तरह के आधार में कोई दम नहीं है। हैरत की बात यह है कि पुलिस की सुस्त चाल तब है जब आसाराम पर लड़की के आरोप प्रमाणित हो चुके हैं और ये बात खुद जोधपुर पुलिस ने कबूल की है। हमारे हिसाब से जो पूछताछ हुई है पीड़ित पक्ष से, उस आधार पे उनके खिलाफ आरोप प्रमाणित है। अगर उनके पास किसी तरह का कोई डिफेंस नहीं है तो उनकी गिरफ्तारी के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं बचता। सवाल ये है कि आसाराम पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं या पुलिस उनको ढील दे रही है। सवाल ये भी है कि आखिर पुलिस को किसका डर है? क्या इस मामले में पुलिस के ऊपर किसी का दबाव है?
मेरे पीछे जोधपुर स्थित आसाराम जी का आश्रम है। यहाँ भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। वो आसाराम जी के दर्शनों के लिए आए हैं, पर साथ ही उनके मन में कहीं ना कहीं एक सवाल भी जरूर होगा कि क्या रात 12 बजे से पहले आसाराम जी खुद को पुलिस के सामने पेश करते हैं या उनकी गिरफ्तारी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट रंजीत के साथ शैलेंद्र झा, न्यूज नेशन, जोधपुर। अब ऐसा लगता है कि जोधपुर में तो कम से कम उनकी पेशी होने से रही। आसाराम जी अभी भी भोपाल में हैं और रातों रात भोपाल से जोधपुर नहीं पहुंच सकते। लेकिन जोधपुर पुलिस का यह दावा है कि टीम रवाना हो चुकी है। आइए आपको दिखाते हैं पुलिस ने क्या कहा। आसाराम बापू की वर्तमान लोकेशन भोपाल में उनके आश्रम में है। भोपाल के लिए हम टीम रवाना कर रहे हैं। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि भोपाल से वो किसी अन्य शहर में भी जाएंगे, तो अतिरिक्त जिस शहर में उनके जाने की संभावनाएं हैं उन शहरों के लिए भी हमने पृथक टीम्स तैयार कर रखी हैं। और जो ही हमें पता लगेगा कि वो भोपाल छोड़ के किसी अतिरिक्त शहर के लिए रवाना हुए हैं, हमारी टीम भी उसी शहर के लिए रवाना हो जाएगी। तो टीम रवाना हो जाएगी ऐसा कहा जा रहा है। मुद्रेंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त जोधपुर में, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम आपको बता दें, दो मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। महंत नवल किशोर जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं और साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट नीलम पांडे जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीलिमा पांडे जी, माफ कीजिएगा, और इनसे बातचीत करें। इससे पहले जरा मुद्रेंद्र ये बताइए कि टीम निकली है या इसमें भी अभी पुलिस की ढिलाई ही चल रही है? देखिए, अभी भी ढिलाई चल रही है, टीम अभी तक नहीं निकली है। जो डीसीपी है उनका यही कहना है कि 11 और 12 बजे के बीच जो है टीम को निकाला जाएगा। और साफ तौर पर देखा जाए तो पुलिस कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिखाई दे रही है। जाहिर सी बात है कि जो पुलिस का लगातार बयान आता रहा है और डीसीपी ने जो शाम को 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि अब कोई मोहलत नहीं दी जाएगी, लेकिन बार बार डीसीपी कहते रहे कि इंट्रोगेशन किया जाएगा और उसके बाद ये सुनिश्चित किया जाएगा कि गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी। यानी सीधे तौर पर गिरफ्तारी अगर स्वीकार पुलिस कर लेती तो जाहिर सी बात है कि स्पष्ट होकर पुलिस का जो कहीं ना कहीं कार्रवाई वो स्पष्ट होकर सामने आता, जो कि अब भी नहीं आ पाया है। अब भी पुलिस कह रही है कि हमको अभी अनुसंधान करना होगा, उसके बाद ही कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की बात हम पुख्ता कर पाएंगे। बिल्कुल मधुरेन, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो अभी भी ढीलम ढाल रवैया चल ही रहा है। नवल किशोर जी, जरा ये बताइए, एक तथाकथित तौर पर कथावाचक और संत, उनके ऊपर इतने संगीन आरोप, नाटक ड्रामा तो अलग, उनके दर्शक और तमाम उनके चाहने वाले लोग विरोध अलग कर रहे हैं। ये सब करना जरूरी है? शोभा देता है एक संत को? देखिए बंधु, ऐसा है, कानून अपना काम करे और करना चाहिए। अब उन्होंने अपराध किया है नहीं किया है, ये तो मुझे लगता है कानून का दायरा है, वो तय करेगा जी। परंतु किसी भी क्षेत्र में, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को, उसमें भी धार्मिक जगत में काम करने वाले व्यक्ति को बहुत सचेत और चिंतनशील होना चाहिए। उसकी जीवन की एक एक क्रिया पर, समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मैं तो केवल इतना कह सकता हूं कि आसाराम जी के कारण निसंदेह कई लोगों को धार्मिक रुचि भी पैदा हुई होगी, परंतु ऐसा कोई कृत्य होता है तो उससे लोगों की श्रद्धा का दोहन होता है, लोगों को कष्ट होता है। और यदि उन्होंने ऐसा कोई कृत्य किया है तो मुझे लगता है स्वयं ही मर्यादा का पालन करते हुए समर्पण कर देना चाहिए। कानून अपना काम व्यवस्थित रूप से कर सके। नवल किशोर जी, मुझे अभी तक एक भी ऐसा संत या धार्मिक गुरु नहीं मिला जिसने ये न कहा हो कि आसाराम जी को समर्पण कर देना चाहिए। और इस बारे में पिछले 10 दिन से लगातार न्यूज नेशन अपनी मुहिम चलाए हुए है। इसके बावजूद आसाराम जी ये दावा करते हैं कि देश का हर संत उनके पीछे खड़ा है और उन्हें समर्पण करने की क्या जरूरत है। खुद उनके बेटे का कहना है कि आसाराम जी दावा कर रहे हैं ऊंट निकल गया है, पूंछ बाकी है, अब बचा क्या, बताइए। देश का संत भगवान के पीछे खड़ा है, किसी व्यक्ति के पीछे नहीं खड़ा है। हमारा संत मर्यादा के पीछे खड़ा है, परंपराओं के पीछे खड़ा है, किसी व्यक्ति के पीछे नहीं खड़ा है। अब जहां तक उनके बेटे की बात है तो बेटा ही होता है, बेटा तो स्वाभाविक है। परंतु हम इतना निवेदन जरूर करना चाहेंगे, मैं किसी को न तो अपराधी यहाँ किसी को कहना चाहता हूँ, न निरापराधी कहना चाहता हूँ। तो कानून का दायरा है, कानून तय करेगा। हम इतना जरूर कहते हैं कि ऐसी कोई घटनाएं घटती है तो उसमें संतत्व आप लोग सब मिलकर एक साझा बयान क्यों नहीं जारी कर देते? कहते भाई संत साहब आप पुलिस के सामने आ जाइए। अगर अब मान लीजिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर किसी पत्रकार ने ऐसा किया होता तो हर कोई यही कहता कि भाई पत्रकार संघ को उस पत्रकार का बहिष्कार कर देना चाहिए। आप लोग क्यों नहीं करते? एक तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, जहां तक का आसाराम जी का जो मामला है जी। वो किसी अखाड़े द्वारे से संबंध नहीं है, वो एक कथावाचक है।
संतों का अखाड़ा द्वारा होता है, परंपराएं होती हैं। निसंदेह कथावाचक है, मैं बिल्कुल स्वीकार करना चाहता हूं कि उनके कारण काफी लोगों को धार्मिक रुचि बढ़ी है और बड़ी होगी, निसंदेह उसमें कोई तो एक कथावाचक को कोई अखाड़ा ये तो कह सकता है कि भाई इसमें संतत्व का हिरास हो रहा है, भेष की मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भी कह रहा हूं कि उन्होंने किया है नहीं किया है, दोनों स्थितियों में उन्हें मुझे लगता है प्रशासन के आगे समर्पण कर देना चाहिए। भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ये लो भाई हमने नहीं किया, उसमें क्या दिक्कत है? नीलिमा जी, उससे बचना नहीं चाहिए। हर कोई ये कह रहा है कि उनको इससे बचना नहीं चाहिए, पुलिस के सामने आ जाना चाहिए, लेकिन एक बच्ची के नजरिए से अगर हम देखें, 16 साल की एक लड़की जिसने ये आरोप लगाया, ये अपने आप में बहुत बड़ा आरोप है। उस लड़की के मानसिक स्थिति पर अब क्या प्रहार पड़ रहा होगा जब उसे यह पता है कि पिछले 15 दिनों से इस देश में हर कोई लगभग उसके बारे में चर्चा कर रहा है और जिस व्यक्ति के ऊपर उसने आरोप लगाया है वो एक बार भी पुलिस के सामने पहुंचा तक नहीं। देखिए, जहां तक उस लड़की की मानसिकता का सवाल है, उसी लड़की की मानसिकता की बात नहीं है, सारी लड़कियों की मानसिकता की बात है। तो आप उन्हीं की बात, हर उस महिला की बात है जो इस समय इस देश में, उसकी आस्थाएं देश की नागरिकता से जुड़ी हुई है। तो उस बात सिर्फ उसी लड़की की नहीं है। एक्चुअली हम सब, सारी लड़कियां ये सवाल करना चाहती हैं कि क्या हम आपके लिए, हमारे अधिकार आपके लिए एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो ये अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछिए, उनके लिए तो मेजर ट्रॉमा है। एक वो शारीरिक ट्रॉमा है, अगर उनके साथ इस तरीके की बात है। एक वैसे भी आप मानिए कि इस तरीके की स्थिति में अपने वक्तव्य को सामने लाना इस देश में वैसे ही बहुत मुश्किल है। समाज में इतना टैबू है, ये कितना हैरेसमेंट होता है, लड़कियां बाहर नहीं आती, रिपोर्टिंग नहीं होती, हम आप जानते हैं। तो एक तो कोई हिम्मत करके अगर सामने आया और उसके बाद सारी चर्चाओं के बाद अगर उसको लगता है कि न्याय अभी दूर है, तो ये उनके लिए तो है ही है एक सेटबैक, उनके लिए तो एक बहुत ही अवसाद का, और सरकार और प्रशासन और कानून से आस्था उठने का तो है ही है हम सब के लिए भी। बिल्कुल, और यही चिंतन की बात है कि आखिरकार हम अपने समाज में क्या संदेश देना चाह रहे हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि आसाराम जी, जो कि अपने आप को संत कहते हैं, उन्होंने दरअसल क्या ड्रामा किया। भोपाल में बैठे रहे और उन्हें यह पता था कि आज रात 12 बजे तक की मियाद उनके पास है जब पुलिस के सामने उन्हें हाजिर होकर अपने वक्तव्य और अपने बयान को सामने रखना है। इसके बावजूद शाम में दिल्ली तक आने के लिए वो फ्लाइट लेना चाहते थे। अब जरा ये सोचिए, अगर आपको फ्लाइट लेना हो या ट्रेन पकड़नी हो तो आप स्टेशन या हवाई अड्डे कितना पहले पहुंचेंगे। अगर फ्लाइट लेनी है तो बहुत ज्यादा देर आप पहुंचेंगे, तो मिनिमम 1 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पहुंचना होता है। आसाराम जी 5:50 की फ्लाइट लेने के लिए भोपाल एयरपोर्ट 5:50 पर ही पहुंचे थे। फ्लाइट लेने का वाकई में उनका कोई आशय था या यूं कहें कि यह सिर्फ एक ड्रामा था। देखिए रिपोर्ट। जैसे जैसे गिरफ्तारी का वक्त नजदीक आ रहा है, आसाराम की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेलने में लगे आसाराम ने भोपाल से दिल्ली की उड़ान भरने का फैसला किया। आनन फानन में आसाराम का काफिला भोपाल के आश्रम से निकलकर भोपाल के एयरपोर्ट रवाना हो गया। आसाराम को एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़नी थी। एयर इंडिया की फ्लाइट का वक्त था शाम के 5:50। आसाराम के पास अभी 50 मिनट का वक्त बाकी था, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों ने आसाराम को बैरंग लौटा दिया। सवाल यह है कि आश्रम में बीमारी का बहाना करने वाले आसाराम अचानक कैसे इतना ठीक हो गए कि उन्होंने दिल्ली के लिए रवानगी का फैसला कर लिया। दूसरी बात यह है कि क्या आसाराम गुपचुप तरीके से दिल्ली जाकर जोधपुर पुलिस को छकाना चाहते थे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब आसाराम खुद को आरोपी मानते ही नहीं हैं, तो फिर उन्हें गिरफ्तारी से डर क्यों लग रहा है। भोपाल के गांधीनगर में मौजूद इस आश्रम में दिन भर हाई वोल्टेज ड्रामा चला है। पहले आसाराम बापू के बेटे ने आकर उनकी तबीयत खराब होने की बात कही, लेकिन अचानक 5:50 की एयर इंडिया फ्लाइट के लिए आसाराम बापू और उनके बेटे इस आश्रम से तेजी से निकले, लेकिन फ्लाइट का वक्त हो जाने के चलते वो फ्लाइट में बोर्ड नहीं कर सके। उसके बाद आश्रम लौटे हैं आसाराम और आश्रम के दरवाजे एक बार फिर से बंद कर दिए गए हैं। इस बीच खबर यह भी है कि जोधपुर की टीम भोपाल के लिए रवाना होने जा रही है और अब जब टीम यहां पहुंचेगी तो उस वक्त अरेस्टिंग से लेकर पूछताछ तक कुछ भी हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, भोपाल। अगर बुरा ना माने तो यह भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आसाराम जी की
पूछताछ की बात आगे बढ़ रही है। ऐसा लगता है कि कोई क्रिकेट का मैच चल रहा है। अगली गेंद पर क्या होगा, इसी का इंतजार हर कोई करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच उस लड़की के पिता ने, जिसने ये आरोप लगाया है उस लड़की ने, उसके पिता ने क्या कहा, सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं। यही मैं आज़ाद इंतजार कर रहा हूँ, कल से मैं भूख हड़ताल करने जा रहा हूँ। बस कहीं भी करूँगा, ये मैंने निर्णय नहीं लिया, लेकिन निर्णय इतना लिया है कि मैं कल से अन्न खाना छोड़ूंगा। अच्छा, समझौते का किस तरीके से दबाव डाला? समझौता तो खूब दबाव डाला, तब तो आज इसने फंडा चालू करा है कि दुनिया भर के कि उसे पैसे का लालच है, उसे पैसा दिया गया, कभी किसी का नाम ले देता, कभी किसी का नाम ले। क्या कभी आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी से मिले? कभी जिंदगी में उनको देखा भी नहीं मैंने नजदीक से, टीवी पे तो जरूर देखा। अच्छा, बाबा ने ये कहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने साजिश करी है हमारे खिलाफ। अरे कभी मैं सोनिया क्या, मैंने ना उसके बेटे को देखा, कभी टीवी पे तो देखा है, कभी कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ये आप देख रहे हैं लड़की के पिता जिसने अपने ऊपर ये तमाम आरोपों की बात कही है। उस लड़की के पिता का कहना है कि अब वो भूख हड़ताल करने के लिए तैयार है और तमाम तरह का प्रलोभन और दबाव उनके ऊपर डाला जा रहा है। गीता लूथरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के वकील। गीता जी से हम बातचीत करें उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं कुछ एक सवाल जो लगातार उठते जा रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर। जो सबसे पहला सवाल उठ रहा है, आइए हम आपके सामने वो पेश करते हैं कि पुलिस के पास पर्याप्त सबूत है, ऐसा पुलिस का दावा है। इसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी पर अभी तक पुलिस चुप्पी साधे बैठी है। पुलिस बार बार कह रही है कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी गिरफ्तारी की बात कहने को तैयार नहीं है। पुलिस का यह भी दावा है कि आसाराम बापू की उम्र करीब 75 साल की है, इसलिए उन्हें 4 दिन की मोहलत दे दी गई। क्या किसी और 75 साल के आरोपी के लिए भी 4 दिन की मोहलत ऐसे ही दी जाएगी? उसके साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि अगर आसाराम बापू के पास कुछ ऐसे सबूत या साक्ष्य हैं जिसके बिना पर वो आरोप जो उनके ऊपर लगाए गए हैं उसे निराधार साबित कर सकेंगे पुलिस के सामने, तो फिर उनकी गिरफ्तारी का कोई औचित्य बनता नहीं है। ये तमाम ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जो पुलिस के बयान के साथ सामने आए हैं। और जब पुलिस जोधपुर से रवाना होगी तो भोपाल किस वक्त पहुंचेगी? आज रात 12 बजे की मोहलत आसाराम जी के पास थी और अभी तक जोधपुर पुलिस जोधपुर से निकली भी नहीं है। तो पहुंचेगी कब? कल सुबह, कल दोपहर या कल शाम? ऐसा लगता नहीं है कि इन सवालों का जवाब कम से कम जोधपुर पुलिस के पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। नवल किशोर दास जी, अब ये बताइए, पुलिस का जो रवैया है वो तो सामने है। जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण को देखा जा रहा है और जो अब मैसेज जा रहा है वो ये कि अगर आप धर्मगुरु के तौर पर स्थापित हैं, अगर आपके पास बहुत अच्छी बड़ी संख्या में लोग आपके समर्थक हैं, तो आप इस देश में कुछ भी कर सकते हैं। पुलिस आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी, क्योंकि डर लगेगा कि भाई साहब इनके तमाम समर्थक उत्तेजित हो जाएंगे। क्या ये सही है? ये तो गलत है। देखिए, ऐसा नहीं है। कोई धार्मिक समूह किसी के पीछे है तो उसकी कुकृत्य को बचाने के लिए नहीं है। उनकी साधना, उनकी साधुता, उनकी सरलता, उनकी मानवता, देवत्व को प्रचारित करने के लिए होता है। कोई समूह, कोई समाज को हम व्यक्तिगत रूप से अपनी बुराई छिपाने के लिए करें तो मेरी दृष्टि से एक बहुत बड़ा अपराध हो सकता है। एक और निवेदन करना चाहूंगा मैं जी। कुछ समय से मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, पर विशेषकर धार्मिक जगत के लोगों को कई बार तो अकारण भी परेशान किया जाता है या उनको बदनाम किया जाता है। इस विषय को लेकर नहीं कह रहा हूं मैं, और भी कई कारण हो सकते हैं जी। परंतु मैं पहले आपको कह चुका हूं कि किसी के शिष्य ज्यादा हैं, अनुयायी ज्यादा हैं, इस आधार पर वो कानून के हाथ में लेगा, ये उचित नहीं है। बिल्कुल, ये धार्मिकता नहीं। नीलिमा जी, एक छोटी प्रतिक्रिया आपकी इससे पहले कि हम गीता जी के पास पहुंचे। ये बताइए कि जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण को आप देख रही हैं, क्या ये संदेश नहीं जा रहा आज हर किसी के पास कि अगर आप तथाकथित तौर पर धर्मगुरु हैं तो आप बलात्कार भी कर सकते हैं, पुलिस पहुंचने से पहले डरेगी आपसे? आई एम सॉरी टू से दिस, पर धर्मगुरु ही नहीं, कोई भी रसूख, इनके पास पावर, देखिए इट्स अबाउट पावर। इनके पास फैन फॉलोइंग है, आस्था का है, और इनके पास भक्तजनों का पावर है जो सुनते हैं। किसी भी पावर के होने के बाद इस देश में कोई भी जो मजलूम है या जिसके पास पावर नहीं है वो ऐसे ही बेसहारा है। उसका मानसिक या शारीरिक बलात्कार तो होएगा, ये तो अभी हम लोग मानने लग गए। गीता जी, कानून की धज्जियां अगर इसी तरीके से उड़ती नहीं तो क्या आपको लगता है कि तमाम लोग ये नहीं सोचेंगे कि चलो अच्छा मैं बाबा ही बन जाऊं, उसके बाद तो जो मन में आए वो कर सकता हूं? वो तो वैसे ही सब लोग चाहते हैं कि मैं बाबा ही बन जाऊं, तो वो तो अलग बात हुई। वो तो जरूरी बात है जी। हम सब यही चाहते हैं कि क्या काश हम बाबा होते, पर नॉट आसाराम बाबू। तो इसमें मेरे ख्याल ये सबसे जरूरी बात है, और ये हमारे देश को ये एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा
कि कोई भी आदमी अगर वो एक पावरफुल पोजीशन में हो तो वो भी कोई कानून का कुछ भी खराब करे और वो बच निकले या उसके लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट हो, ये हमको एक और बार बार मीडिया इस बात को कहता है कि हाँ हम मनु शर्मा, हम इस केस, हम उस केस में किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। पर हमारे जो या तो पॉलिटिकल लीडर्स कहो, एडमिनिस्ट्रेशन कहो, पुलिस कहो, वो इस सब के होने के बावजूद एक एक्स्ट्रा माइल देती है। स्टैट्यूटरी रेप का केस है, 7 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट है, उसके बावजूद अगर कोर्ट से वो एंटिसिपेटरी बेल का ऑर्डर लाते, बिल्कुल आप वेट करेंगे। अगर वो ट्रांजिट बेल का ऑर्डर लाते, बिल्कुल वेट करेंगे। पर अगर आप उनको पार्लियामेंट में जी करके बुलाएंगे और उनको इतना उनके साथ नरमी से सलूक करेंगे तो बिल्कुल आम आदमी बहुत पीड़ित होगा और ये मुझे लगता है बहुत बुरी बात है। गीता जी, एक और सवाल। कानून की तमाम धाराएं हैं जिसके तहत उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता था। कोई और दूसरा व्यक्ति होता तो जाहिर सी बात है गिरफ्तारी तो तय थी। अभी भी 12 बजे तक की उनकी तथाकथित तौर पर मोहलत थी। क्या इसके बाद नॉन बेलेबल वारंट जारी किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? प्रावधान क्या? देखिए, बिल्कुल नॉन बेलेबल वारंट तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है जी। सबसे पहले तो ये बात है कि ये ऑफेंस ही नॉन बेलेबल है। ये एक ज्यादा सीरियस हीनियस क्राइम्स में आता है। 7 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। उसके अलावा स्टैट्यूटरी रेप जबकि एक नाबालिग बच्चे का बलात्कार हो और एलिगेशंस हो तो बहुत सीरियस होता है। उसके अलावा मैंने ये सुना है कि 164 जो कि मैजिस्ट्रियल कन्फेशनल स्टेटमेंट या स्टेटमेंट किया जाता है, वो स्टेटमेंट बच्चे का दिल्ली में रिकॉर्ड हुआ था और शायद मेडिकल एग्जामिनेशन भी हुई थी। ऑब्वियसली नॉन बेलेबल वारंट हो सकता है, इमीडिएटली अरेस्ट का प्रोविजन है, कोई या तो कोई छुपे कोर्ट से, और दूसरी बात है नहीं तो वो कोर्ट बिल्कुल पुलिस के पास जाए, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करे, और तीसरा है या तो उनके पास गीता जी, मैं एक कदम और आगे बढ़ना हाँ। चाहूंगा। मान लीजिए कि पुलिस अपने पैर पीछे घसीट रही है, एक स्वतंत्र नागरिक के तौर पर क्या किसी भारतीय के पास ये अधिकार है कि ये गलत हो रहा है और इसको लेकर कोर्ट मूव कर जाए? देखिए, अब कोर्ट्स बहुत ही लीनियंट हो गई हैं लोकल स्टैंडर्ड पे। अभी वो जो जुवेनाइल जस्टिस का केस था पीछे, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का केस था जो मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने फाइल किया, उसमें ऑपोजिशन ये ली थी कि वो इस बात को उठा नहीं सकते। कोई एनजीओ हो जो जुवेनाइल्स के केसेस डील करती हो, कोई ऐसी संस्था हो, वो जरूर उठा सकती है। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये पब्लिक इंटरेस्ट के मामले हैं, इसमें कोई भी नागरिक आगे आ सकता है। इस केस में तो आपके पास लड़की के फादर हैं जो आगे आ रहे हैं, तो मुझे लगता है इसमें लोकल स्टैंडर्ड की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी जब ये रेप के मामले, निर्भय केस के बाद मामले आए, तो बहुत सी पिटिशंस फाइल हुई थी जिसमें लोगों ने कहा था हमारे इस केस में एक्शन नहीं हो रहा, हमने अखबार में पढ़ा है कि ये केस 10 साल से पेंडिंग है। कोर्ट्स ने सारे केसेस में उनको एंटरटेन किया था और लोकल स्टैंडर्ड का इशू नहीं रेज बिल्कुल, तो कोई चाहे तो ये केस कर सकता है। जी मोहन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं एक तो बहन जी से क्षमा चाहूंगा, उन्होंने एक बाबा शब्द कह करके जो एक व्यंग्यात्मक कहा है, और मुझे लगता है कि उचित नहीं है इस देश में। नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है। मैं आपके बारे में नहीं कह रही हूँ, मेरी प्रार्थना और औरों के बारे में भी नहीं कह रही हूँ। बोले तो मैं बोला नहीं हूँ, मेरी बिल्कुल। इस देश में साधु संत धारणा के लिए जाने जाते हैं, उपासना के लिए जाने जाते हैं। बहन, आज भी इस देश के संत हिमालय में रह करके तपस्या करते हैं, और किसी एक वर्ग के विषय, पहले मैंने प्रार्थना की थी कि संत आसाराम जी वो एक गृहस्थी हैं,
प्रवचन करते हैं, उनका एक निजी एक प्रॉपर्टी है। संत गृहस्थी छोड़ करके, परिवार छोड़ करके समाज के लिए काम करता है, राष्ट्र के लिए काम करता है। नवल किशोर जी, मैं आपकी बात साधु की धारणा समाज के उत्थान के लिए होती है, इसलिए कोई भी कालने भी बन जाएगा, कोई भी बाबा कहला करके गलत करेगा तो उसके लिए पूरा समाज। बिल्कुल यही बात हम लगातार हर कोई उठाना चाह रहा है। दोषी का सहयोग नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए। लेकिन नवल किशोर जी, यही बात मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूंगा, क्योंकि अब समय हमारे पास कम है, गीता जी बाद में आई, लेकिन हर कोई कहता है कि जहां कोई एक वर्ग है खड़ा और आप पूरा एक समूह है, आज संत समाज अगर एक बयान जारी करता और कहता कि आसाराम जी आप जो कर रहे हैं गलत है और यकीनन तौर पर आप गलत, माफ कीजिएगा जरा सुन लीजिए, अगर ऐसा बयान जारी होता और कहा जाता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आसाराम जी खुद को पुलिस के सामने रख देते। लेकिन आज वो जानते हैं कोई साधु, कोई संत आसाराम जी के बारे में ऐसा नहीं कहने वाला, नहीं, और यही गलत हो रहा है। ऐसा नहीं है, कोई सब संतों ने कहा, अखाड़े ने कहा कि वो अपराधी है तो उनको दंड मिलना चाहिए। अब आपकी टीवी तक नहीं पहुंचे तो कोई क्या करे? आप ये बताइए, जहां जहां संतों को पूछा गया, संतों ने कहा कि अपराधी अपराधी होता है, वो किसी रूप में हो, किसी वेश में हो, किसी क्षेत्र में काम करता हो, चाहे कितना बड़ा। चलिए, जिस अखाड़े से आप संबंधित हैं या आपके जैसे और जितने अखाड़े हैं, अगर सब एक साझा बयान जारी करें आज और कहें कि एक लड़की की अस्मिता, उसकी इज्जत का सवाल है, आसाराम जी आप कल हाजिर हो, क्या आपको लगता है कि आसाराम जी में इतनी हिम्मत है कि आप सबों के आदेश को वो पालन न कर सकें? नहीं, देखिए, प्रत्येक संत की, हर संत कहता है, किसी को भी, मैंने कहा नहीं, कानून में हाथ लेने का अधिकार किसी का नहीं है। अपराधी है तो अपराधी, उसमें कितना बड़ा व्यक्ति बना रहे, और कोई भी संत ने उनका पक्ष नहीं लिया। अपराधी का पक्ष हम नहीं ले सकते, हम आसाराम का विरोध नहीं कर रहे हैं, पर अपराधी के रूप में कोई भी होगा, अपराधी अपराधी है, चाहे कितना। चलिए, लेकिन हम उम्मीद यही कर सकते हैं आपसे, जिस तरीके से तमाम, एक तरह से अगर आप देखें तो वकीलों की जमात, अगर आप देखें तो समाज सेवकों की जमात, पत्रकारों की जमात, ये सब लोग आज कह रहे हैं कि आसाराम जी पुलिस के सामने आए। अगर तमाम साधु संत की जमात भी आज ये कहने को तैयार हो जाए कि आसाराम जी पुलिस के सामने आइए, तो उम्मीद नहीं है कि वो शायद ऐसा ना करें। आप लोगों का बिल्कुल, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आसाराम जी क्या पुलिस के सामने आते हैं या नहीं, इसके बारे में क्या कहा जाए, लेकिन चलते चलते आइए आपके सामने उनके बेटे की कथनी को एक बार फिर रख देते हैं। उनके बेटे का यह दावा है कि आसाराम जी ने आज ही उनसे कहा है ऊंट निकल गया है, पूंछ बाकी है, विवाद खत्म मानिए, ऐसा कम से कम आसाराम जी का दावा है। चलते चलते ये उनकी बात देख लीजिए आप। कि ऊंट निकल गया, जरा सी पूंछ रह गई है, वह भी निकल जाएगी, ऐसा विशेष रूप से बोला है। और भगवान सबको का मंगल करे, सबका कल्याण करे।